हेलो गाइस, ये थर्ड वीडियो हमारा है। देखो यार, मैं थर्ड वीडियो तक ले जाना नहीं चाहता था, इसलिए सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी। ठीक है ना, बहुत लंबा हो गया ना ये 3 घंटा एक टेस्ट पे देना। आई थिंक सो इट्स नॉट वर्थ इट, है ना। ये तो अगर हर दिन टेस्ट आ रहा है और हम 3 घंटा एक टेस्ट के ऊपर देंगे तो यार इट्स नॉट वर्थ इट, आई नो। बट क्या करें, अब 3 वीडियो मैंने कर दिया है तो इस वीडियो को देख लो, है ना। 90 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, उसका फिर जब हम लोग नेक्स्ट स्टेज से सिर्फ क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है ना। मैं अपना एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ हर क्वेश्चन के अंदर, वो थोड़ा सा कम बताऊंगा ताकि हमारा समय बचे और हम लोग ज़्यादातर टेस्ट के ऊपर बात करेंगे मेनली, ठीक है। और उसी पे फोकस करेंगे, टेस्ट के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, टेस्ट के क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, एनसीईआरटी से आए हैं कि नहीं आए हैं। ओके। तो अभी तक हमने 60 क्वेश्चंस देखा था, है ना। 60 क्वेश्चंस देखा था, उसमें हम लोगों ने कितना स्कोर था हमारा, लेट मी, मुझे याद कर लो। जब तक पहला क्वेश्चन देखो उसका आंसर ढूंढो, है ना। हमारे पास अभी तक 52 स्कोर है हमारा, 52 एंड हम लोगों ने किया है। रैंथम नेशनल पार्क एनसीईआरटी डिराइव्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी डिराइव्ड क्वेश्चन है। इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी डिराइव्ड क्वेश्चन है, यानी इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी डिराइव्ड क्वेश्चन है, हम लोग 53 एन मानेंगे। एनसीईआरटी डायरेक्ट लिख नहीं रहा है इस बात को, लेकिन एनसीईआरटी हमेशा लिखता है, इस बात को बताता है कि आप इन चीज़ों को जाने। पहला नेशनल पार्क कब बना था, किस चीज़ के ऊपर बना है, ठीक है ना। बहुत कुछ है इसके बारे में जानने को, कुछ फैक्ट्स मैं बताता हूँ। अब यही सब फैक्ट्स जो है ना, मैं लाइव में थोड़ा कम बताऊंगा, अगर आपको चाहिए फिर भी तो, लेकिन लंबा हो जाएगा भाई। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा जितना पूरा एनालिसिस होता है हर क्वेश्चन के ऊपर वो चाहिए कि नहीं, या सिर्फ हम लोग क्वेश्चन के ऊपर बात करें। जैसे कि सर में एक फैक्ट है, रैंथम पहले कहाँ है ये बात कर लेते हैं। तो रैंथम नेशनल पार्क राजस्थान में है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ओके। और ये एक टाइगर रिजर्व है। ओके, ये टाइगर रिजर्व है, इन सिटू कंजर्वेशन होता है इसमें। टाइगर रिजर्व है, इन सिटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क है, इन सिटू ही रहेगा। इंडिया का पहला जो नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट के नाम पे क्यों रखा गया, बहुत लोग आप लोग को पता होगा। जिम कॉर्बेट क्या थे ना, ब्रिटिश इंडिया के द्वारा एम्प्लॉय किए हुए एक हंटर थे। ये टाइगर को मारने का काम करते थे। अब बताओ, जो टाइगर रिजर्व भारत का पहला, वो भी जिम कॉर्बेट के नाम पे, जो कि टाइगर को मारने के लिए अपॉइंट किए गए थे, कितना अजीब बात है। जिम कॉर्बेट ने 33 के आसपास, मतलब लगभग लगभग इससे ज्यादा ही होगा, आई थिंक सो इससे ज्यादा ही होगा, मैन ईटर्स टाइगर को मारा था, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि 2 लेपर्ड्स थे और 31 जो है टाइगर्स थे। मैन ईटर क्या होता है कि वैसे टाइगर्स जो कि इंसानों को मार के खा लेते हैं, ठीक है। वैसा कह सकते हो कि हालांकि फूड चेन में ह्यूमन सबसे ऊपर आता है, वो किसी का भी आहार नहीं है, वो किसी का भी फूड नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे टाइगर्स हो जाते हैं, मैन ईटर होते हैं कुछ कुछ टाइगर। तो उनमें उनको मार के हटाया था, और कहा जाता है कि वो जो टाइगर्स थे ना, एक टाइगर ने लगभग लगभग 1200 आदमियों को मारा था और उसको भी खत्म कर दिया इन्होंने, मतलब उनको मार के लोगों का जान बचाया, कहने का मतलब है। लेकिन जब उन्होंने किया उसका फिर का शायद हृदय परिवर्तन हो गया, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इनका माइंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर उन्होंने टाइगर को बचाने के लिए बहुत सारे काम किए, ठीक है ना। उन्होंने टाइगर्स को बचाने के लिए बहुत काम किया है अपने लाइफ में उसके बाद। और इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए हमारे जो हमारा देखो नेशनल जो एनिमल है वो भी टाइगर है, और इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए जो पहला नेशनल पार्क आया हमारे पास, जिसको हेली नेशनल पार्क कहते हैं, इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता है, जो कि उत्तराखंड में है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में है, उसको जिम कॉर्बेट के नाम पे रख दिया गया, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान में, ये रैंथम राजस्थान में। अच्छा सा कोई एक फैक्ट था हमारे पास। ये हो गया हमारे पास 53 एन, ये हो गया 57 एन हमारे पास, 53 सॉरी 54 एन, ठीक है। आप बोलिएगा सर 7 कैसे हो गया, ये 54 एन था ना, चलिए 54। अभी हम, मुझे पता है बहुत लोग उस 53 को 53 नहीं मानेंगे, वो नहीं बोलेंगे कि ये जो रैंथम बोर्ड है वो एनसीईआरटी से आया है। आप नहीं भी मानिएगा ना तो भी हम लोग 70 to 80% के बीच में ही रहने वाले, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, हर टेस्ट में ऐसा होने वाला है, ठीक है ना। उतने कुछ 70 to 80% क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ही रहेंगे भाई। आगे बढ़ो। माइक्रोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, देखो ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट मैं कोशिश करूंगा करने का, ताकि जो 2-2.5 घंटा आपको लगे, 3 घंटा ना हो जाए। माइक्रोराइजा या सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन किसके बीच में होता है, बताओ। फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ऑफ फंजाई के रूट के बीच में होता है। माइक्रोराइजा इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ द पाइनस सीड्स, पाइनस सीड्स बिना माइक्रोराइजा के एसोसिएशन के ग्रो कर ही नहीं सकते हैं, उनको बहुत जरूरी है माइक्रोराइजा उनमें होना, ठीक है ना। इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी इसलिए इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोराइजा को। ये 2 ढंग के होते हैं, एंडो माइक्रोराइजा एंड एक्टो माइक्रोराइजा, ठीक है, 2 ढंग के होते हैं, ध्यान रखिएगा। माइक्रोराइजा क्या है, फंजाई है, और ये रूट ऑफ हायर प्लांट, जिम्नोस्पर्म, पाइनस तो जिम्नोस्पर्म है ना, तो हायर प्लांट्स है, उसके रूट्स को सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो रहता है फंजाई, उस पूरे रूट और फंजाई को मिला करके हम लोग माइक्रोराइजा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ओके।
तो हमारा 54n है ना स्कोर, 54 के बाद ये हो गया हमारे पास 55n। ठीक है, ये भी स्कोर जो ये भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी से ही है। एड्रेनलिन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन, एड्रेनलिन डायरेक्टली किसके ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है ना। तो एड्रेनलिन क्या करता है और नॉर एड्रेनलिन, तो पहले तो एड्रेनलिन खाली बात करते हैं। एड्रेनलिन और नॉर, इसको एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। दो एक ही चीज का दो नाम क्यों, और क्यों कहते हैं कि एड्रेनलिन एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी यूज हो सकता है, क्यों इसका अलग अलग नाम रखा हम लोगों ने, कब हम लोग एड्रेनलिन कहेंगे, कब हम लोग एपिनेफ्रिन कहेंगे, ये सारी बातें, और ये कहाँ से सेक्रेट होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, एड्रेनल मेडुला से, मेडुला क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, इन सारी बातों को मैंने स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो मेरा चैप्टर है उसमें बताया है। आप कई अच्छे टीचर से पढ़े होंगे, आपको वो लोग भी बताए होंगे। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप वहां जाके इसे कर सकते हैं कंप्लीट। मैंने हर चैप्टर 1 घंटे के अंदर खत्म कर दिया है, ग्रेजुएशन तो 30 मिनट में खत्म कर दिया था मैंने, और उसमें सारे के सारे पास्ट क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे, आप एक बार पढ़ के देखिएगा उसे, ठीक है। तो 7 चैप्टर है तो 7 घंटा आपको देना पड़ेगा, 7 घंटा आई डोंट थिंक सो इट इज मच पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी को, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन आपके एनटीए नीट में आएगा उसको कवर अप कर देता है। तो आई थिंक 7 आवर्स इज सफिशिएंट एंड इट्स वर्थ इट। ओके, एड्रेनलिन डायरेक्टली अफेक्ट्स ऑन व्हाट, एड्रेनलिन जो होता है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है कहाँ पे, एड्रेनलिन क्या है ना, ये 3F हार्मोन है। 3F मतलब होता है फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन, ठीक है ना। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है हमारे बॉडी में हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को, और जो हमारा हार्ट पंप करता है उसको बढ़ाता है, ठीक है ना, हार्ट के रिदम को बढ़ाता है, इसीलिए डायरेक्टली ऐसे नोड पे काम करता है। बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस, यार ये तो पैनक्रियाज है ना, पैनक्रियाज में हो गया ना ये तो, ठीक है। डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ये कहीं से नहीं आता। एपिथेलियल ऑफ स्टमक कहीं से नहीं आएगा आंसर, आसानी से आंसर है इसका। क्वेश्चन का हमारा कितना स्कोर था, 55 है, ये हो गया 56 है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे पास कहाँ से आया है, एनसीईआरटी से आया है। करेक्ट पेयर ऑफ एडिबल पार्ट, टोमेटो इज अ ट्रू फ्रूट, दिस इज वाई यहाँ पे थैलेमस नहीं होगा, यहाँ पे ओवरी होता तो ज्यादा अच्छा रहता, पेरिकार्प होता तो ज्यादा अच्छा रहता। यहाँ पे टोमेटो जो होता है ट्रू फ्रूट है वो, थैलेमस हम लोग के पास फॉल्स फ्रूट में डेवलप करता है एज अ ईटिंग ऑरेंज, जिसको हम लोग खाते हैं ना, वो थैलेमस जो होता है ना फॉल्स फ्रूट में आता है। एप्पल है, पियर है, नाशपाती कहते हैं, सेब कहते हैं ना, ये है। मेज, कॉटिलिडेंस, ना 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 कॉटिलिडेंस नहीं, मेज के लिए कॉटिलिडेंस नहीं आएगा। मेज के लिए हम लोग सीड खाते हैं, है ना, सीड खाते हैं मेज का, राइस का भी और वीट का भी। ग्वावा, पेरिकाप, ग्वावा में पेरिकाप खाते हैं हम लोग, बताओ। नहीं, गांव में पेरिकाप नहीं खाते हैं हम लोग, मीजोकाप और इंडोकाप खाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इन ग्वावा मीजोकाप और इंडोकाप बनाता है एडिबल पार्ट, ये ध्यान रखिएगा। डेट पाम में हम लोग मीजोकाप खाते हैं क्या, बिल्कुल खाते हैं। करेक्ट पेयर पूछा था एडिबल पार्ट के लिए, तो आंसर हमारा डेट पाम होगा। डेट पाम क्या है भैया, खजूर है, ठीक है, खजूर है ये। खजूर में हम लोग मीजोकाप खाते हैं, उसका एपिकाप हम हटा देते हैं, और इंडोकाप तो हमारे पास जो सीड है उसका कोट से फ्यूज रहता है, कहने का मतलब हल्का सा फ्यूज रहता है, ज़्यादा अलग हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कि मेज और हमारे वीट में होता है एकदम फ्यूज रहता है, उसको आप अलग नहीं कर सकते। कैरियोप्सिस फ्रूट सब जो होता है, तो वो चीज़ें हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते, मैं पहले बोला हूँ कि अभी सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं ताकि हमारा जल्दी कंप्लीट हो। 4 क्वेश्चन में 10 मिनट लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 56 क्वेश्चन हो गया, 56 हमारा पास स्कोर हो गया, 64 क्वेश्चन समझ लो क्या हो गया। आंसर इसका डेट पाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है, प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स ऑफ बाय सेल्स इंस्टेड ऑफ सीड्स इज नोन एज, नए प्लांट को डेवलप करना इंस्टेड ऑफ सीड्स इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन तो यार चेंज इन जीन है ना, चेंज इन जीन, सडन चेंज इन जीन, लार्ज चेंज बाय म्यूटेशन, म्यूटेशन के द्वारा लार्ज चेंज इन जीन को क्या कहते हैं, साल्टेशन कहते हैं। ह्यूगो डे व्रिज का कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। ये एनसीईआरटी का एवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली क्वेश्चन मैंने बताया एक और आपको। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से थोड़ी यार नया प्लांट बनेगा, बायो फर्टिलाइजर से भी नहीं बनेगा, टिश्यू कल्चर से बिल्कुल बन सकता है। आंसर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये, डायरेक्टली एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, अभी कॉन्सेप्ट बताया गया एनसीईआरटी में। हमारा इसको 57 हो गया इस क्वेश्चन के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारा 58 हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा 58 हो जाएगा स्कोर, है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका डिस्कवर के बारे में बताता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। यही सब चीज ना आप लोग मिस कर देते हैं यार, ये सब चीज मिस नहीं करने की है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में कई साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, आप लोग को लगता है कि एनसीईआरटी से कोई साइंटिस्ट का नाम आता ही नहीं है। सेल चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा था ना 14,000 क्वेश्चन में, मैंने सेल में कई सारे साइंटिस्ट का नाम दिया है, कैमिलो गोल्गी से लेकर के पैलाडे से लेकर के फिशर,
और भी बहुत सारे लोगों का नाम लेने लिया है। देखो एनसीईआरटी का जो 136 पेज नंबर है वहाँ पे सेल चैप्टर में, वहाँ पे राइबो नया वाला एनसीईआरटी जो है उसमें बता रहा हूँ, हालांकि आपको पुराने एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। राइबोसोम स्ट्रक्चर लिखा है, राइबोसोम्स आर द ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पेलाडे 1953। यहाँ तक कि एनसीईआरटी ने डेट्स भी दिए हुए हैं। इसका मतलब इस क्वेश्चन से डिराइव्ड क्वेश्चन 2020 में आने वाला पता है क्या है? राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय पेलाडे इन विच ईयर? ऑप्शंस रहेंगे, आपसे आंसर नहीं बनेगा। 1953 है, 1953 है, हमारे आजादी के 6 साल बाद, ठीक है ना, इंडिया की आजादी के, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, 6-5 जो भी कह लो, एक्चुअल डेट में नहीं जा रहा। तो ये 1953 है, याद रखिएगा। 58 हमारा स्कोर है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आएगा, आपको सेल का 14,000 क्वेश्चन जाके देखना चाहिए। हम लोगों ने 400 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व किए हैं। मैंने कई साइंटिस्ट के नाम बताए हैं उसमें, ठीक है ना। जो बच्चे किए हैं, जो बच्चे इस वीडियो को भी देख रहे होंगे, उनको पता होगा सर ने कितने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं अभी तक। अब अचानक से एनटीए ने इस ऐप को जारी कर दिया, 14,000 क्वेश्चन को ही मुझे मैनेज करना है, तो वो तो अलग बात है, वो तो मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। अभी हमारा स्कोर कितना हो गया? 58 है ना, 58 है स्कोर। ये क्वेश्चन देखो 59 स्कोर हो गया हमारे पास, ठीक है, 59 हो गया। गिफ्ट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ, गिफ्ट क्या है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? गैमेट का ट्रांसफर होता है। गैमेट कौन से गैमेट हो सकते हैं? मेल या फीमेल गैमेट, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा, या फिर हमारे पास ओव्यूल जिसे कह सकते हो। तो इसका हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। क्यों? ताकि वहां पे वो जाकर के फर्टिलाइज कर सके और जाइगोट का फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है ना। तो ये काम करते हैं हम लोग, गैमेट को इंट्राफैलोपियन, इंट्रा मतलब होता है अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर गैमेट का ट्रांसफर। कहाँ लिखा हुआ है ये चीजें? अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड ओवा इनटू यूट्रस, यूट्रस लिखा हुआ है ना, फैलोपियन तो यहाँ पे नाम में ही एफ है ना, तो वो तो नहीं आएगा आंसर। एम्ब्रायो इनटू द यूट्रस, एम्ब्रायो तो है नहीं, जी मतलब गैमेट होता है। जाइगोट या तो गैमेट है ना भाई, जाइगोट कहाँ से आ गया? अब देखो यहाँ लिखा है मिक्सचर ऑफ स्पर्म ओवा इनटू द फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल बिल्कुल वही बात लिखी हुई है जो कि यहाँ पे इसका फुल फॉर्म कहता है। 59 स्कोर था हमारा, एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड है। नेक्स्ट में हमारे पास ये हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये बहुत अच्छा सा चीज है, एक बार बताता हूँ मैं आप लोग को, मैं दिखाता हूँ कहाँ से आप लोग कैसे इसको क्वेश्चन को आप लोग एनसीईआरटी से मान सकते हैं। स्कोर हमारा अभी 59 है, ठीक है ना, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ 59, और मैं बोलता हूँ आप एनसीईआरटी 11th का लीजिए। जो पिछला सेल वाला था ना, वो भी 11th एनसीईआरटी में से था, तो पता ही होगा भाई, इतना पता नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। एनसीईआरटी लीजिए, एनसीईआरटी का 11th वाला, 11th वाले पेज 22 नंबर पेज पे आइए, ठीक है। 22 नंबर पेज पे आपको दिख रहा होगा कि 3 यहाँ पे फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलेटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो ये है कि स्पोरोजोन्स के पास कोई तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन या लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता जिससे वो लोकोमोशन कर पाएगा, ठीक है ना। और ये जो हम लोग प्रोटोजोन्स को 4 पार्ट में बांटते हैं, अमीबॉइड, फ्लैजेलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स, उसको लोकोमोटरी ऑर्गन्स के ऊपर ही डिवाइड किया जाता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ऊपर डिवाइड किया जाता है। स्पोरोजोन्स के पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी नहीं होता है। ये बातें एनसीईआरटी के पिछले वर्जन में लिखी हुई थी, पुराने वर्जन में, लेकिन अभी नहीं लिखी गई है। हम लोग 59 स्कोर लेके ही चलेंगे, ताकि आप लोग इन्हें बोलिए कि सर आप बहुत ज्यादा नाइंसाफी करते हैं, जो एनसीईआरटी से नहीं है उसको भी ले लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी से नहीं है, मैं मान रहा हूँ कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सच में आप लोग को शायद टीचर नहीं पढ़ाए होंगे, या फिर एनसीईआरटी में नहीं होगा, आपने नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पढ़ाए भी हो सकते हैं, आप लोग पढ़े भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग वर्स्ट के सिनेरियो लेके चल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा प्लेस्ड इन साल्ट वाटर विल, क्या होता है जब भी हम लोग साल्ट वाटर में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को के साथ अमीबा को रखते हैं, यानी कि एक अमीबा है, अमीबा में क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है, ठीक है ना। हमारे अमीबा को बाहर के सराउंडिंग के कंसंट्रेशन से मेंटेन करके रखता है, अलग करके रखता है, ताकि अमीबा के अंदर जो आयन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ ज्यादा ना जाए या फिर ज्यादा घट ना जाए। लेकिन जब किसी भी अमीबा को, अमीबा क्योंकि फ्रेश वाटर में रहने वाला जीव है, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं, उसको अगर हम लोग साल्ट वाटर में रखते हैं तो क्या होता है? बताओ क्या होता है? वो हो जाता है डिसअपियर, वो हो जाता है डिसअपियर, क्योंकि इंडो ऑस्मोसिस के, अब होता क्या है सोचो, अमीबा देखो जब भी ये फ्रेश वाटर में रहेगा अमीबा, सोचो जरा, फ्रेश वाटर में जब भी ये अमीबा रहेगा तो फ्रेश वाटर का कंसंट्रेशन क्यों है? कम है ना, क्योंकि अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन किसी भी तरह के आयन का ज्यादा रहेगा कंसंट्रेशन। इसका मतलब साइटोप्लाज्म जो है अमीबा का है वो हाइपरटोनिक है टू द नॉर्मल वाटर। लेकिन जब इसको साल्ट वाटर में रखते हैं हम लोग, साल्ट वाटर में जब इसको रखते हैं, तो हमारा जो सेल है अमीबा के अंदर का साइटोप्लाज्म और बाहर का जो साल्ट वाटर है, उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो लगभग लगभग बराबर हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जरूरत ही नहीं है ना भाई,
जब ना जरूरत पड़ेगा, जब हम लोग को कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगा अंदर का और बाहर का। मान लो कि एसी, जो एसी होता है, एयर कंडीशनर जो होता है, उसका जरूरत तब ना है जब बाहर गर्मी है और घर के अंदर ठंडा करना है ना। और लेकिन जब अब ठंड का मौसम है तो हम लोग को एसी का जरूरत है ही नहीं, बिकॉज बाहर का जो टेम्परेचर है वो अंदर का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। तो कंट्राक्टाइल वैक्यूल का जो यूज है वो इसी के लिए कि ताकि जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस है बाहर के सराउंडिंग में और अमीबा के अंदर के साइटोप्लाज्म में, वो डिफरेंस को मेंटेन किया जा सके। और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जरूरत तब नहीं पड़ेगा जब हम लोग अमीबा को सॉल्ट वाटर के अंदर रख देंगे, आइसोटोनिक कंसंट्रेशन हो जाएगा अमीबा के साइटोप्लाज्म का भी और बाहर के सराउंडिंग का भी। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा वो हो जाएगा डिसअपियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉस्फेट पॉल्यूशन। 59 स्कोर था हमारा ना। फॉस्फेट पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, फॉस्फेट पॉल्यूशन किसके कारण कॉज होता है, ठीक है ना। 59 था हमारा स्कोर। अब देखो क्या होता है फॉस्फेट पॉल्यूशन क्या है। फॉस्फेट पॉल्यूशन ये होता है, इसके बारे में डायरेक्टली एनसीईआरटी लिखता है, इस चीज का मैं बताता हूँ कहाँ लिखता है। तो देखो इस पॉइंट को कहाँ लिख रहा है एनसीईआरटी हमारा, मैं बताता हूँ आपको, वो चीज देखना पड़ेगा, ठीक है ना। उस चीज को वहाँ पे जाके देखना, समझ में आ जाएगा आपको। फॉस्फेट पॉल्यूशन जो होता है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, मैं इसको 60 मानूंगा, ठीक है। ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ा होगा। क्लास 12 का एनसीईआरटी है, क्लास 12 का एनसीईआरटी में 276 पेज नंबर, जो कि है इन्वायरमेंटल इश्यूज का चैप्टर। उसमें डीडीटी के फिगर के बगल में लास्ट पैराग्राफ में यूट्रोफिकेशन लिखा हुआ है। उसमें आपको 4th लाइन में लिखा हुआ है, 3rd लाइन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। विथ टाइम स्ट्रीम्स ड्रेनिंग इनटू द लेक इंट्रोड्यूस न्यूट्रिएंट्स such as nitrogen, phosphorus, which encourage the growth of aquatic organism। लिखा है एनसीईआरटी नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इसी फॉस्फोरस शब्द का इस्तेमाल करके कितने सारे क्वेश्चन नहीं फॉर्म कर देते हैं ये एग्जामिनर, ठीक है ना। इसी फॉस्फोरस का इस्तेमाल करके, इसी को हम लोग फॉस्फेट पॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है सीवेज वेस्ट में हमें बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। देखो सीवेज, अभी कोई भी एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर होगा या फिर कोई भी तरह का, एग्रीकल्चर में हम लोग एक फर्टिलाइजर होता है उसका एनपीके कहते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड क्या है पोटेशियम। ये एनपीके जो भी बच्चे आप लोग के फार्मर के फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आप लोग जानते हैं कि मिट्टी का जो न्यूट्रिशन होता है कैसे उसको मेंटेन करते हैं, तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट खाद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैन्योर है एनपीके वाला जो होता है, इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम होता है। आप सोचो वो जो मैन्योर है या फिर जो कह सकते हो फर्टिलाइजर है, वो धीरे धीरे जाता है पानी के साथ ड्रेन होकर के मिल जाता है पानी में, ठीक है ना। तो वहां पर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर से नाइट्रोजन फॉस्फोरस का मात्रा पानी में भी बढ़ जाता है। सीवेज जो है, सीवेज में भी फॉस्फोरस का मात्रा ज्यादा होता है, फॉस्फोरस का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, तो वहां से भी बढ़ जाता है, उसको फॉस्फेट पोल्यूशन कहते हैं। इसके कारण क्या होता है एट्रोफिकेशन होता है, ठीक है ना। ये चीज पर ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये चीज बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको ये चीज पूछा गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है फॉस्फेट पोल्यूशन वाला कई जगह पूछा गया है। नेक्स्ट पेज पे देखो 277 पेज नंबर पे, कल्चरल एंड एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन के बाद द प्राइम कंटामिनेंट्स आर नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स व्हिच एक्ट्स एज प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये प्राइम कंटामिनेट है, ठीक है ना, मेन कंटामिनेशन इन्हीं के कारण होता है। आंसर है इसका सीवेज और एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना घुमा के पूछा गया है, एनसीईआरटी से पूछा गया है। 60 यानी किसी ही हालत में आपको एनसीईआरटी में देखने नहीं वाला, लेकिन क्वेश्चन अभी भी एनसीईआरटी से ही रहेगा। 60 हो गया हमारा, ठीक है ना, 60 है स्कोर, 60 है, ये हो गया 61, ये भी एनसीईआरटी से है। ये चीज मैंने बताई है जब मैंने पढ़ाया है आपको। देखो मैं 25 एमसीक्यू वाला मैंने एक को वीडियो डाला है, रेस्पिरेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू, वहीं से ये क्वेश्चन उठ के आ गया है। सोचो डायरेक्टली मेरे वीडियो से, जिसमें मैंने खाली 25 एमसीक्यू बताया रेस्पिरेशन में, वहां से क्वेश्चन आया है। स्पॉट ऑन सीरीज में भी ये चीज मैंने बताई है, आप जाके सर्च कर सकते हैं। स्पॉट ऑन सीरीज में भी ये वीडियो डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में स्पॉट ऑन सीरीज में डाला हुआ है। जब अपने सांस रोक के रखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। जब आप सांस रोक के रखते हैं तो कौन सा गैस का कंसंट्रेशन होगा जो आपको पहले बताएगा कि आपको अब सांस लेने की जरूरत है, और आपको एकदम सांस लेने की बहुत ज्यादा मजबूरी महसूस होने लगेगी, या तो सांस लेना ही पड़ेगा, वो है राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन। बिकॉज हम लोग के बॉडी में O2 के कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए उतने चेक पॉइंट नहीं है जितना CO2 के कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए चेक पॉइंट है। बिकॉज CO2 हमारे ब्लड को एसिडिक बनाता है। जैसे ही CO2 बढ़ता है ना, सारे के सारे जो कि हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्टाड, जो कि कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट है ऑर्टा में और कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है ना, वो सारे के सारे कीमो रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और बताते हैं कि नहीं अब हमें क्या लेना पड़ेगा, सांस को लेना पड़ेगा अंदर, और हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, राइजिंग CO2 कंसंट्रेशन है।
ज़्यादा समय नहीं दे रहा बिकॉज हमें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। हमारे स्कोर कितना हो गया, हमारे स्कोर हो गया 61। वेबेरियन ऑसिकल्स आर फाउंड इन, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बिल्कुल नहीं है, हमारा स्कोर 61 ही रह जाएगा ना, 61 है ना। हाँ अब देखो हम लोग 10 क्वेश्चन के पीछे चल रहे हैं, यानी हम लोग अब 89% से ऊपर कभी जा नहीं सकते। वेबेरियन ऑसिकल्स आर फाउंड इन, कहाँ वेबेरियन ऑसिकल्स मिलता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है ये। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो नहीं कहूँगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिए कि ये ऐप में दे रहा है फिशेस है इसका आंसर, ठीक है ना। ये पेयर्ड होते हैं, 3 से 4 स्मॉल बोन्स के रहते हैं, ठीक है ना। पेयर्ड चेन होता है इनका, कैट फिशेस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये एयर ब्लैडर को इंटरनल ईयर से कनेक्ट करते हैं ऑन द अदर साइड। जैसे हमारे पास स्टैशियन ट्यूब होता है ना, जो कि हमारे मिडिल ईयर को कनेक्ट करता है थ्रोट से, ताकि बैलेंस रहे प्रेशर का, उसी तरह से ये वेबेरियन ऑसिकल्स कहाँ मिलते हैं, हमें फिशेस में मिलते हैं। ओके ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बस अच्छा ही क्वेश्चन कहूँगा और कुछ कह नहीं सकता। ये क्वेश्चन देखो हमारे पास कहाँ से आया है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैं मानूंगा, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, 62 हो गया हमारा स्कोर। ड्रोसोफिला द एलील फॉर नॉर्मल ग्रे बॉडी इज जी, डोमिनेंट है, इबोनी बॉडी जी, रिसेसिव है, लिखा नहीं है, समझ में आ रहा है। ऑल द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द रिजल्ट ऑफ सिविल क्रॉसिंग, ठीक है ना। स्ट्रेन 1 को जीजी से हमने कराया, सारे ग्रे मिल गए। देखो क्या है ना, ये जी जो है ग्रे है, और ये जी जो है हमारे पास कैसा है, रिसेसिव है, जो कि इबोनी बॉडी का है, ठीक है ना। हम लोग ने एक स्ट्रेन, द फॉलोइंग टेबल समराइजेस द रिजल्ट ऑफ सेवरल क्रॉसेस से, कुछ क्रॉसेस का रिजल्ट को यहाँ पे बताया गया है हमें। ओके अब बोल क्या रहा है यहाँ पे कि विच स्ट्रेन हैव अ जीनोटाइप जीजी, किस स्ट्रेन के पास जीजी जीनोटाइप है, यानी कि देखो स्ट्रेन 1 के पास है, 2 के पास है, 3 के पास है कि 4 के पास है, किसके पास जीजी जीनोटाइप है ये बताना है। अब देखो अगर यहाँ पे ये दोनों, ये जीजी है और सारे के सारे ग्रे टाइप है, इसका मतलब इसको टोटली डोमिनेंट होना पड़ेगा। इसका मतलब स्ट्रेन 1 जो है वो कैपिटल जी है, तभी ना जाकर के देखो कैपिटल जी और स्मॉल जी एकदम दिख रहा है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी की तरह सारे के सारे टॉल प्लांट मिलते हैं हम लोग उसमें, एकदम उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सोचो ना, चलो ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, जहां जहां ग्रे लिखा है वहां टॉल कर दो, और जहां जहां कैपिटल जी लिखा है कैपिटल टी कर दो, और जहां इबोनी लिखा है वहां ड्रॉप कर दो, और यहाँ पे स्मॉल जी की जगह स्मॉल टी कर दो। अब आंसर देखो, तुम्हारा आंसर अपने आप आराम से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना, टॉल से हमेशा याद रहता है तो टॉल से करो, जो भी टीचर ने बताया जिसे आपको याद रखता है उसी कैरेक्टर से सॉल्व करने की कोशिश करो। स्ट्रेन 2 में देखो एक ग्रे है एक इबोनी है, इसका मतलब ये हमको टेस्ट क्रॉस दिखा रहा है, टेस्ट क्रॉस दिखा रहा है उसमें, यानी कि हमारे पास एक आता है हेट्रोजाइगोट वाला और एक आता है आपके पास रिसेसिव जीन वाला होमोजाइगोटिक, है ना। तो ये मिलके बनाता है एक ग्रे एक इबोनी, 1:1 का रेशियो आता है टेस्ट क्रॉस में। इसका मतलब स्ट्रेन 2 तो होगा आंसर, ए और बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, यानी कि 2 और या फिर 2 और 4 हो सकता है, तो हम लोग 4 से चलेंगे, उल्टा चलते हैं, चलो ठीक है। जी और यहाँ पे देखो तो ये भी कैपिटल जी स्मॉल जी होगा, बिकॉज 3:1 रेशियो है। ये कैसा है, टी स्मॉल टी वाला सेल्फ क्रॉस है, जिसमें हम लोग का 3:1 आता है हमारा रेशियो, 3 टॉल 1 डॉर्फ आता है, यहाँ पे वही है, 3 ग्रे 1 इबोनी है। इसका मतलब स्ट्रेन 2 और 4 हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 73, हमारा यहाँ पे आ गया स्कोर 62, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 63, ठीक है। ये कॉकरोच जो है आपके सिलेबस में भी है, बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रॉग और अर्थवर्म नहीं है, लेकिन वो भी है क्योंकि वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं तो यही मानता हूँ। अब यहाँ पे देखना है, विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स प्रेजेंट इन लैटरल साइड ऑफ प्री ओरल कैविटी इन कॉकरोच, प्री ओरल कैविटी में कौन से माउथ पार्ट इसके लैटरल साइड में मौजूद रहते हैं, लैटरल साइड में मौजूद रहते हैं, ये बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो डायग्राम देखो, डायग्राम में दिया हुआ है आप लोग को ये चीज़ें, और डायग्राम में जो लिखी हुई हैं वो चीज़ें उनको आपको ध्यान रखना है, और वहीं से क्वेश्चन आया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा मैंडिबल्स एंड फर्स्ट मैग्जिला। मैं डायग्राम बताता हूँ कहाँ पे इसका दिया हुआ है, ठीक है ना। लेट मी फाइंड इट फर्स्ट, देखो बता रहा हूँ मैं, बस तुरंत बता रहा हूँ, ठीक है। और बताओ सही मजा आ रहा है कि नहीं यार, कुछ कमेंट कर दिया करो, है ना, मजा आता है मुझे भी, ठीक है, करोगे ना कमेंट, है ना। चलो, विच पार्ट ऑफ माउथ, देखो पेज नंबर 112 112 पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा ये, ठीक है ना, 112 पे आपको ये मिल जाएगा, और आपको डायग्राम में दिखने को मिल जाएगा, डायग्राम में आप आराम से इसको देख सकते हैं। विच टाइप ऑफ माउथ पार्ट प्रेजेंट इन लैटरल साइड ऑफ प्री ओरल कैविटी, पोस्ट ओरल कैविटी नहीं, प्री ओरल कैविटी में बोल रहा है, तो मैंडिबल और फर्स्ट मैग्जिला, मैंडिबल और फर्स्ट मैग्जिला इज प्रेजेंट इन प्री ओरल कैविटी। आपको जो हेड दिख रहा है, हेड में आपको दिख रहा होगा, पहले आपको मैंडिबल दिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और मैग्जिला आपको राइट साइड में लिखा हुआ है। अब हम लोग फर्स्ट मैग्जिला यूज किया है, हाइपोफैरिंक्स नहीं होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास यही है, ठीक है। 63 हो गया हमारे पास यहाँ पे, ये भी हमारे पास एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। 64 हो गया, 10 क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय द हर्बीवोर्स एंड कंपोजर्स इज कॉल्ड व्हाट,
इट्स कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जितना प्लांट बनाता है उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। फिर उस प्लांट जितना फूड बनाता है उसमें से कुछ फूड वो रेस्पिरेशन में अपने इस्तेमाल कर लेता है ताकि खुद का ग्रोथ कर दे भाई, वो तो खुद को ही तो पेट भरेगा ना, तो खुद का पेट भरने का जितना खाना बचता है उसको दे देता है और जमा करने लगता है, उसे हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जिसे हम लोग खाते हैं, जानवर खाते हैं, फिर डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं, तो वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है जो हमारे यूज में आता है, यानी कि अदर कंज्यूमर्स के यूज में आता है। लेकिन जो प्लांट्स बना रहे हैं टोटल इन टोटल तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जीपीपी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंसर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा, क्योंकि ये बायोमास वो है जो कि हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स के लिए मौजूद है, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। 65 हो गया हमारा, 65 हो गया हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो यार, अगर मेरा नंबरिंग कहीं गलती हो गया ना, स्कोर वाला 65 और 66 कहीं गड़बड़ हो गया तो खुद से सॉल्व कर लेना उसको ना, उतना ध्यान नहीं दे रहा मैं, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो। लेकिन मैंने पहले बताया 70 to 80% लगभग रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड मैक्सिमम फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सा लाइट सबसे ज्यादा होता है बताओ भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है। ये आपको पता चलेगा इमर्शन इफेक्ट में है ना, इमर्शन इफेक्ट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। आंसर होगा ब्लू लाइट। ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है। जब क्लोरोफिल में आपको दिखता है एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा दिखता है ना, उस एक्शन स्पेक्ट्रा में आपको ये चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये बनाया किसने था, टीडब्ल्यू एंजलमैन में बनाया था। टीडब्ल्यू एंजलमैन ने ये एक्शन स्पेक्ट्रा हमें बना करके दिया था, जो कि हम लोग यूज करते हैं अभी फोटोसिंथेसिस के स्टडी के दौरान, ठीक है। ये ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन, ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है हमारे पास। 66 हो गया हमारा। देख रहे हो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन, कितने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में क्या होता है बताओ। आयरन होता है, ठीक है, आयरन होता है, मेनली आयरन होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है। कॉम्प्लेक्स 5 क्या है, एटीपेज एंजाइम है, इसे भी आप लोग को ध्यान रखना है, ओके। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में क्या होता है बताओ, क्या होता है, अभी तो पता है, आयरन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेटनोलाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, टेटनोलाइसिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, आप बोलिएगा सर नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा भाई। अगर इतना नहीं मानोगे ना तो मैं तो भैया नहीं बताने वाला फिर, ठीक है नहीं बताऊंगा। अरे यार नाम में लिखा हुआ है, नाम में है लिखा हुआ। टेटनोलाइसिन इज व्हाट, टेटनोलाइसिन इज टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई। टेटनस के बारे में आपका डिजीज, टेटनस डिजीज जो है वो एनसीईआरटी ने टेटनस डिजीज का जिक्र किया है, बताया है क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई से होता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली नाम से नाम मैच कर लेना है बस, और कुछ नहीं है। एनसीईआरटी से ही है ये डिराइव्ड क्वेश्चन, एक स्टेप आगे गया है, मानते हैं एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, लेकिन एक स्टेप जाने का हक तो यार सबको है। तो एनसीईआरटी को भी है, एनटीए वालों को भी है। तो एक स्टेप आगे जाके यहाँ ने बोला है टेटनोलाइसिन होता है, प्रोड्यूस होता है क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई से, नाम बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन एनसीईआरटी से हमारा आंसर जो हो गया 67 हो गया। मैं बाद में कह दूंगा इसको 65 प्लस, ठीक है, लेकिन अभी मैं 67 बोलने वाला हूँ, ठीक है। व्हाट इज ट्रू अबाउट नेरीज, स्कॉर्पियन, कॉकरोच, सिल्वरफिश। देखो सिल्वरफिश क्या है, आर्थ्रोपोडा है, नेरीज क्या है, एनालिडा है, स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा है। इन सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन है कि सारे के पास डॉर्सल हार्ट होता है, सारे के पास डॉर्सल हार्ट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नॉन ऑफ देम इज एक्वेटिक, कोई भी एक्वेटिक नहीं है। नेरीज इज एक्वेटिक, ठीक है, पैरापोडा इसमें स्विमिंग के लिए ही होता है। दे ऑल बिलोंग टू द सेम फाइलम, बिल्कुल नहीं, मैंने बताया एनेलिडा है, बाकी तीन ऑर्थ्रोपोडा है। सिल्वरफिश इज ऑर्थ्रोपोड, ठीक है ना, ये ऑर्थ्रोपोड क्या है, मेंबर है, ये एक इंसेक्ट है। कहाँ देखने को मिलता है, जब किताबें बहुत पुरानी हो जाती हैं तो आपको दिखता होगा, किताबें जब खोल के देखते हो उसमें सिल्वर रंग का कुछ कुछ चलता दिखाई देता होगा एकदम, ताकि मछली की तरह वो लहराते हुए चल रहा है, सिल्वरफिश है वो, ठीक है ना। दे ऑल हैव जॉइंटेड पेयर अपेंडेजेस, नहीं जॉइंटेड पेयर अपेंडेजेस स्कॉर्पियन, कॉकरोच और सिल्वरफिश में देखने को मिलेगा, नेरीज में नहीं, बिकॉज इट इज एन एनेलिडा। जॉइंटेड बॉडी होती है, मेटामेरिज्म सेगमेंट देखने को मिलता है नेरीज में, ये ठीक है। बाकी तीनों में भी देखने को मिलता है, ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ए, क्योंकि मेटामेरिज्म तो लिखा ही नहीं है कहीं भी। मेटामेरिक, सॉरी मेटामेरिज्म नहीं, मेटामेरिक सेगमेंट तो कहीं लिखा नहीं है ऑप्शन में। तो दे ऑल पोसेसेस अ डॉर्सल हार्ट, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा इसका। हमारा स्कोर 68 हो गया है, पिछले 67 था ना, बिल्कुल 68 हो गया इस स्कोर में। यहाँ पे अब आते हैं इसमें, पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट, आराम से ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। 69 हो गया हमारा स्कोर। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट, किनके से रिलेटेड होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर इन जाइलम, ट्रांसपिरेशन विल प्लेज द मेजर रोल, और एपोप्लास्टिक पाथवे। क्या चीज होता है इन तीनों में से, बताना है। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव प्रेशर इन जाइलम, इसीलिए पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट, इससे डेवलप, इससे नहीं है रिलेटेड। एपोप्लास्टिक वे, बिल्कुल सही, पैसिव एब्जॉर्प्शन एपोप्लास्टिक वे पाथवे से होता है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लिविंग मटेरियल का बीच में इस्तेमाल नहीं हो रहा, सारे के सारे जो पाथवे है वो नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ है, नॉन लिविंग थिंग नहीं कहना चाहिए, डेड से बना हुआ है, ठीक है ना, जिसमें कोई भी लिविंग पार्ट नहीं है, जो कि सेल वॉल है वहां से जाता है ना।
एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे किस सेल के पास जाकर के, किस लेयर के पास जाकर के सिम्प्लास्ट में बदल जाता है? एंडोडर्मिस के पास जाकर के, ठीक है, क्योंकि एंडोडर्मिस के पास जाकर के हर एपोप्लास्टिक पाथवे को सिम्प्लास्ट बनना पड़ता है, बिकॉज एंडोडर्मिस के पास सुबेरिन थिकनिंग होता है, और वो सुबेरिन थिकनिंग के लिए बस एक ही सेल होता है, पैसेज सेल, जहां पे ये थिकनिंग नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए पानी फिर वहां से अंदर जाता है। ट्रांसपिरेशन पुल प्लेज द मेजर रोल, बिल्कुल सही। ट्रांसपिरेशन पुल जो होता है उस कारण से पैसिव एब्जॉर्प्शन वाटर होता है, वाटर का होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स, बिल्कुल सही, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का थ्रू रूट्स बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। डेवलपमेंट ऑफ ए पॉजिटिव प्रेशर इन जाइलम, नहीं, ये होता है एक्टिवली होता है, ठीक है ना, और ये चीज में एक्टिव, ये चीज में पैसिव एब्जॉर्प्शन का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछ रहा है, आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी है। 69 क्वेश्चन हमारे पास अभी तक एनसीईआरटी से आए हैं। इमर्शन, अभी मैंने इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट का जिक्र किया था ना, वही क्वेश्चन आ गया हमारा। आंसर यहाँ पे क्वेश्चन का स्कोर हो गया 70, ठीक है, स्कोर हो गया हमारा 70N। Immersion enhancement effect and red drop have been instrumental in the discovery of दो फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, डायरेक्टली आया है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, मैं दो बार और बोलूंगा, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टू फोटो सिस्टम ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली नहीं मिलेगा ना, तो समझ जाओ कि एनसीईआरटी ने रिमूव कर दिया है, लेकिन ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है। इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट में क्या देखा गया था कि एक वेवलेंथ देते हैं ना तो सही रहता है, आ रहा है कुछ ना कुछ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, लेकिन दूसरे ढंग का वेवलेंथ दे देना तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ना बढ़ गया, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो एक वेवलेंथ से होता तो है लेकिन कम होता है, दूसरा वाला दिया हम लोगों ने तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब दो फोटो सिस्टम काम कर रहा है जो कि दोनों अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसी कारण जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन दोनों में से कोई एक काम कर रहा है तो बहुत कम काम कर रहा है। इसे ही इमर्शन एनहांसमेंट इफेक्ट कहते हैं। मैंने इतना शॉर्ट में बताया है, ये टॉपिक कम से कम 10 से 15 मिनट का है, 1 मिनट में खत्म कर दिया, लेकिन समझ में आ गया होगा, जिनको पढ़ा हुआ है पहले से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो प्लीज यार पूछना, बहुत सारे साधन है यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अनअकैडमी, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, फेसबुक मैसेंजर, जो भी होता है, जो भी आप यूज करते हैं, कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का, आंसर भी है इसका, ठीक है ना। 70N हो गया हमारे पास। लास्ट का 10 क्वेश्चन, बायोपैरेसी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डायरेक्टली हमारा 71 हो गया। बायोपैरेसी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या होता है ये होता है कि हमारा जो बायो रिसोर्स है उसका विदाउट ऑथेंटिक परमिशन हम लोग उसको पायरेसी कर रहे हैं, जैसे कि पायरेसी ऑफ मूवीज। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे कि आप, हम लोग भी होंगे, आप लोग भी, मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मैं इसमें कोई पॉइंट आउट नहीं करने वाला। पायरेसी मतलब क्या होता है बस ये समझा रहा हूँ, जो इलीगल चीजें होती हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं बिना किसी परमिशन के, उसे पायरेसी कहते हैं। जैसे कि हम लोग मूवीज डाउनलोड करते हैं, कोई चीज का मूवीज भी अगर, या फिर कोई वेब सीरीज जो कि हम लोग ने मूवीज का परमिशन नहीं लिया डाउनलोड करने का, हम लोग ने उसको किसी और साइट से डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना, यू नो व्हाट साइट, ठीक है, तो वहां से अगर हम लोग डाउनलोड कर लिया है तो उसको पायरेसी कहते हैं। बायो पायरेसी मतलब कि लाइफ का पायरेसी, लाइफ को हम लोग ने चुरा लिया। मान लेते हैं किसी ट्राइबल कम्युनिटी के पास कोई एक जड़ी बूटी थी, वो किसी की बीमारी को ठीक कर सकती है। एक फार्मा मेडिसिन कंपनी आया, फार्मास्यूटिकल कंपनी आया, वहां ने उस केमिकल को देखा, उसका पूरा एनालिसिस करवाया और उसको फिर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को कोई भी सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कोई भी चीज उनको पैसा नहीं दिया, उनको क्रेडिट नहीं मिला। तो ये सब चीजें जो होती है उसको बायो पायरेसी कहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेस यानी लाइफ के रिसोर्सेस को विदाउट ऑथेंटिक परमिशन, विदाउट परमिशन के हम लोग उसको कर लेते हैं, उसको पायरेसी कहते हैं। आंसर इसका डी है, 71 स्कोर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास 72 हो गया, ठीक है ना। ये जो था ना, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला तक नहीं था, ठीक है ना, ये मेरा वाला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम एंड जिम्नोस्पर्म्स आर, जिम्नोस्पर्म में क्या चीफ, जाइलम में जो चीफ जो है, जो कि वाटर को कंडक्ट करता है, जो मेन एलिमेंट है। वेसल्स जो होते हैं ना, वेसल्स हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, जिम्नोस्पर्म में बहुत कम में देखने को मिलते हैं। नेटम जो है, GNETUM, जेनेटम जो है, उसमें हम लोग को देखने को मिलता है, मानते हैं। बहुत सारे और भी जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलता है, लेकिन हाँ मेनली जो बीच के बफर जोन में है ना, ऐसे एंजियोस्पर्म जो थोड़े से जिम्नोस्पर्म भी हैं, ऐसे जिम्नोस्पर्म जो थोड़े से एंजियोस्पर्म भी हैं, उनमें हमको वेसल्स देखने को मिल जाएगा। एंजियोस्पर्म के अंदर हम लोग को वेसल्स और ट्रैकिड्स दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म एज अ होल मेजरली उसमें हम लोग को ट्रैकिड्स देखने को मिलते हैं, वेसल्स देखने को नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फाइबर्स तो वाटर कंडक्ट करते ही नहीं है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी वाटर कंडक्ट करते ही नहीं है। आंसर क्या है, ट्रैकिड्स है हमारा इसका क्वेश्चन का। When a cell is plasmolized, it becomes, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, डायरेक्टली ट्रांसपिरेशन से क्वेश्चन है हमारे, प्लांट ट्रांसपिरेशन, पहला चैप्टर ऑफ, फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। हमारा स्कोर 73 हो गया, ठीक है ना। फ्लैसिड एंड इट्स टीपी बिकम्स 0, फ्लैसिड हो जाता है प्लाज्मोलाइसिस होने के बाद, और जो ट्रिगर प्रेशर है वो 0 आता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है।
देखो डीपीडी का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? डीपीडी जो होता है, डीपीडी इज इक्वल टू होता है ओपी माइनस टीपी, ओपी माइनस टीपी, है ना, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस क्या कहते हो टीपी को यार, ट्रिगर प्रेशर, ठीक है ना। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट है ये डीपीडी, सक्शन प्रेशर भी कहते हैं इसे हम लोग डीपीडी को। तो जैसे ही सेल प्लाज्मोलाइज होता है ना, टीपी जो होता है ना, ट्रिगर प्रेशर जीरो होता है, क्योंकि टीपी वो प्रेशर है जो कि सेल जो है वो लगा रहा होता है, एक फ्लैसिड सेल जो है वो लगा रहा होता है, एक फ्लैसिड सेल नहीं मानते, टर्जिड सेल है ना, जैसे कि एक सेल है, सेल वॉल है, उसमें एक सेल है और ये एकदम अच्छे से पानी से भरा हुआ है एकदम, तो ये जो वॉल जाके इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो जाके इसके सेल वॉल से चिपक जाता है और इसके ऊपर एक प्रेशर लगाता है, इसके ऊपर प्रेशर लगाता है, इसको ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। ये सेल जो है टर्जिड सेल है, यानी कि इसके अंदर पानी अच्छे से भरा हुआ है और ये टर्जिड सेल है, इसको ट्रिगर प्रेशर कहते हैं जो लगा रहा है। लेकिन जब कोई सेल प्लाज्मोलाइज हो जाता है तो ये सेल होता है सेल वॉल और इसके अंदर सेल ऐसे रहता है, तो ये इसमें टच भी नहीं है, तो कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा होता, ट्रिगर प्रेशर क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है ना। और हमारा फ्लैसिड हो जाता है सेल, देखो सेल ये फ्लैसिड है, ये वाला सेल क्या है, टर्जिड है, तो हमारा आंसर जो होगा ए होगा, ट्रिगर प्रेशर यहाँ पे जीरो हो जाता है। लेकिन डीपीडी जो होता है क्या होता है, वो हो जाता है ओपी के इक्वल, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब जैसे ही इस प्लाज्मोलाइट सेल को हम लोग एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा पानी सेल अंदर अपने ले लेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाता है इसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का टर्म जो है इंट्रोड्यूस किया था मेयर ने, ये पॉइंट भी एनसीईआरटी के इस ऐप में लिखा हुआ है। और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को हम लोग सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, ऐसा मैंने अभी बताया। इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था रनर ने, ये भी हमारे इस ऐप में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कोई टर्जिड सेल होता है ना, तो टर्जिड सेल में क्या होता है ना कि डीपीडी होता है जीरो, डीपीडी हो जाता है उसमें जीरो टर्जिड सेल में, और वहां पे ओपी इज इक्वल टू टीपी हो जाता है। ओपी अगर टीपी की इक्वल हो जाएगा तो ओपी माइनस टीपी इज इक्वल टू जीरो, तो डीपीडी हो जाएगा जीरो, बिकॉज टर्जिड सेल में तो कोई पानी की कमी नहीं है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मतलब होता है कि डेफिसिट यानी कितना कमी है, तो कुछ कमी नहीं है ना, जीरो, टर्जिड सेल में कुछ कमी नहीं है, तो जीरो हो गया डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा खुराना गॉट नोबेल प्राइज ऑन, खुराना गॉट नोबेल प्राइज ऑन, तो ये कौन से खुराना है भाई, ये हरगोविंद खुराना है, जो कि इंडियन थे, बाद में ये इंडियन नहीं रहे, इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप अपना छोड़ दिया था, ठीक है ना, और ये बाहर जाके बस गए थे, उसके बारे में बात नहीं करना अभी हमें। लेकिन खुराना को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था, जेनेटिक कोड के लिए मिला था। इनका नाम एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, इसलिए इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो इंडियन है, पहला बात, दूसरा बात इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दिया था, तीसरी बात इनको नोबेल प्राइज मिला था। तो सोचो अगर इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप रखा होता तो हम लोग ये बोल रहे होते हैं कि एक इंडियन साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हिस्टोरिकली, ठीक है ना, हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक घटना है ये हमारे इंडिया के लिए भी, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और इस क्वेश्चन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा यहाँ पे स्कोर 74 हो गया, मैं इससे भी एनसीईआरटी से मान रहा हूँ। जेनेटिक कोड को इन्होंने डेसिफरेशन में हेल्प किया था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मार्शल नीरनबर्ग ने और हरगोविंद खुराना ने डेसिफर किया था जेनेटिक कोड को, ये भी ध्यान रखिएगा। गैमो ने बताया था कि हर जेनेटिक कोड जो होता है ट्रिपलेट होता है। ये सारी बातें हम लोगों ने अनअकैडमी पे जितना भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है मैंने वहाँ बताई है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है, तो हमारा स्कोर 75 हो गया, ठीक है ना। अभी देखो बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, तो उसको भी मैं कवर करूंगा, लास्ट में बताता हूँ कि क्या मैं बोलने वाला हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक इंतजार करो। गॉस प्रिंसिपल जो है, लास्ट क्वेश्चन बस 5 बाकी है यार, तो ये स्टेट्स दैट, क्या बताता है गॉस प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, अलग कर देना। ये बताता क्या है कि सेम निशे में निशे या फिर निच बोल सकते हो, सेम निच में या सेम निशे में दो स्पीसीज सेम निक में, या निक भी बोलते हैं मतलब इसको, तो नीचे में दो स्पीसीज ऑक्यूपाई सेम निके को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है सेम लिमिटिंग रिसोर्स के साथ इनडेफिनेटली, यानी एक स्पीसीज को खत्म होना ही पड़ेगा, वहां पर से कंपटीशन होगा उन दोनों के बीच में, और उसके बाद एक जो कि ताकतवर स्पीसीज नहीं है, जो कि कमजोर स्पीसीज है, वो खत्म हो जाएगा और ताकतवर स्पीसीज सर्वाइव करेगा, ठीक है ना, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट वाला केस है यहाँ पे आंसर जो है वो सी है। नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निशे या फिर निके इंडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्स। सेम लिमिटिंग रिसोर्स के लिए अगर दोनों लड़ रहा है तो दो स्पीसीज कभी भी एक ही निके को आइडेंटिफाई ऑक्यूपाई इंडेफिनेटली नहीं कर सकता है। डायरेक्टली आंसर का स्टेटमेंट है, डेफिनेशन टाइप है ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी से है। हमारे पास कितना हो गया, 76 हो गया स्कोर ना,
टिश्यू कल्चर 76 था ना स्कोर, 75 था, ठीक है चलो। इन टिश्यू कल्चर मीडियम द एम्ब्रॉइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम पोलन ग्रेन्स इज ड्यू टू, पोलन ग्रेन्स के कारण जो एम्ब्रॉइड्स बनते हैं, एम्ब्रॉइड्स मतलब क्या, एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो का बहुत सारा, देखिए यहाँ पे एक पोलन ग्रेन हम लोग ने लिया, एक सेल होता है पोलन ग्रेन, उससे एक एम्ब्रायो बन गया, बहुत सारा एक कैलस टाइप स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना। उसको हम लोग एम्ब्रॉइड्स कह रहे हैं बिकॉज इट एक्ट्स लाइक एम्ब्रायो, और एक एम्ब्रायो से एक प्लांट बन जाएगा। तो बहुत सारे एम्ब्रायो है तो इसलिए एम्ब्रायोइड्स कह रहे हैं इसका। तो टिश्यू कल्चर मीडियम में बहुत सारे जो एम्ब्रायोइड्स बनते हैं पोलन ग्रेन से, ये किस कारण से बनते हैं, कौन सा वो यहाँ पे फैक्टर है, कौन सा वो यहाँ पे प्रॉपर्टी है जो लिखा हुआ है जिस कारण से हमारे पास एम्ब्रायो बनते हैं एक पोलन ग्रेन से। सेलुलर टोटिपोटेंसी हेबरलैंड का कॉन्सेप्ट है। क्या कहा था उन्होंने कहा था कि कोई भी एक सेल पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग टोटिपोटेंट कहेंगे, ठीक है ना, उस चीज को सेलुलर टोटिपोटेंसी कहेंगे। ये हमें प्लांट में देखने को बहुत आसानी से मिलती है, एनिमल्स में ऐसा होता नहीं है बहुत अक्सर, अक्सर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेलुलर टोटिपोटेंसी हम लोग को हमेशा, मतलब लगभग 99% हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है कि एक सेल ही पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को ही डेवलप कर देता है, इसका आंसर सेलुलर टोटिपोटेंसी होगा, इससे पोलन। ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं है, ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं होगा, ऑर्गन जनरेट नहीं हो रहे एम्ब्रॉइड्स में, एम्ब्रॉइड्स में ऑर्गन है ही नहीं, एक तरह का कैलस है, एक तरह का सेल का मास है, ठीक है ना, अनडिफरेंशिएटेड है, कोई डिफरेंशिएशन हो ही नहीं रहा, तो ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे कह सकते हो इसको। डबल फर्टिलाइजेशन तो इसमें देखने को ही नहीं मिल रहा बिकॉज पोलन ग्रेन से डायरेक्टली डेवलप कर दिया है। टेस्ट ट्यूब कल्चर, तो यहाँ पे तो लिखा है टिश्यू कल्चर ना, टेस्ट ट्यूब कल्चर तो हम लोग इसमें इस्तेमाल नहीं करते, टिश्यू कल्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द एम्ब्रायो ऑफ मैन इज प्रोटेक्टेड बाय, एम्ब्रायो जो होता है मैन का वो क्या चीज से प्रोटेक्ट होता है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है ये हमारा। इसको 77 हो गया, बहुत लोग इसे एनसीईआरटी से नहीं मानेंगे, चलो ठीक है, मैं भी नहीं मानता, तो 76 हो जाएगा हमारा, इसको 76 ही मान लेते हैं, ठीक है ना, 76 मान लेते हैं। स्कोर कितना हो गया, अरे क्या लिखते हूँ, 76 स्कोर हो गया हमारे पास अभी भी। तो एम्ब्रायो ऑफ मैन इज प्रोटेक्टेड बाय एमनियोटिक कैविटी, देखो जो इसको एनसीईआरटी से नहीं मान रहे हैं ना, समझ जाओ यार दिक्कत है। एम्ब्रायो ऑफ मैन इज प्रोटेक्टेड बाय एमनियोटिक कैविटी के कारण ही हमारा जो मैन का जो एम्ब्रायो प्रोटेक्ट होता है। एक एमनियोटिक कैविटी होता है, उसके अंदर होता है एम्ब्रायो, उसके अंदर होता है एम्ब्रायो, ये हमने बनाया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहाँ पे होता है एमनियोटिक फ्लूइड। इसी एमनियोटिक फ्लूइड का निकाल करके एमनियोसेंटोसिस करते हैं, जिसको बैन कर दिया गया था पहले, अभी ठीक है ये चीज। इसमें हम लोग बस सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हैं, हम लोग डीएनए का एनालिसिस करते हैं जरूर, लेकिन उसमें कोई तरह का फॉल्ट देखने के लिए कि है या नहीं। तो इसी एमनियोटिक फ्लूइड से हम लोग इंजेक्शन लेकर के इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं, स्टमक में इंजेक्शन दे करके हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं बाहर और उसका फिर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी से आई है, उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है यार, तो प्रॉब्लम तो है ना अगर नहीं पता चल रहा है आपको कि एनसीईआरटी से है या नहीं। लास्ट के 3 क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। हमारे पास 76 स्कोर है, मैं मान नहीं रहा उसे अभी एनसीईआरटी बिकॉज बहुत लोग बुरा मान जाएंगे कि सर वो भी आप एनसीईआरटी कैसे कह दिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस को लेकर के, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो बी और सी यहाँ भी लिखा हुआ है, बी और सी यहाँ भी लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 6 ऑप्शन नहीं है, 4 ही ऑप्शन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट प्रोटीन सिंथेसिस रिगार्डिंग, ये देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, अभी तो मैं इसको एनसीईआरटी से मानूंगा। 77 हो गया हमारा स्कोर, ठीक है, 77 हुआ है, 70, हाँ ठीक है 77 हो गया। चलो अब बताना है, तो लास्ट से पढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ ट्रांसलेशन द रिलीज ऑफ फैक्टर बाइंड्स टू द इनिशिएशन कोडन, ट्रांसलेशन के एंड होने के बाद रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द इनिशिएशन कोडन, नहीं आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करता है रिलीज फैक्टर, ठीक है, ऑप्शन गलत हो गया ये, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है ना। यूटीआर प्रेजेंट बिटवीन द स्टार्ट कोडॉन, नहीं यूटीआर आर प्रेजेंट बिफोर द स्टार्ट एंड आफ्टर द स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, दोनों के बिफोर और आफ्टर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, ये नहीं। पेप्टिडेज कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टिडेज कैटालाइजेस द, क्या पेप्टिडेज कैटालाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, गलत ना हो गया भाई। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टिडेज क्या है बताओ, एक एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन गलत हो गए, यानी कि ऑप्शन यही बचता है। व्हेन द स्मॉल यूनिट ऑफ द राइबोसोम एनकाउंटर्स एन एमआरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन बिगिंस, बिल्कुल सही, एमआरएनए जो है सबसे पहले स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम से जाकर टकराता है, उससे ही ज्वाइंट करता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि एमआरएनए जो होता है पहले किससे जुड़ता है, लार्ज से या फिर स्मॉल सब यूनिट से, तो स्मॉल सब यूनिट से जुड़ता है। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम को जोड़ने के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैग्नीशियम है। कोलाइड शिफ्ट ये मैंने बताया है अपने स्पॉट ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी में, अच्छा क्वेश्चन है, हर टीचर बताता है, इस क्वेश्चन को कोई टीचर नहीं बोल सकता। हमारा जो स्कोर है वो 78 हो गया है स्कोर, इस क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन है। कोलाइड शिफ्ट अकर्स इन रिस्पांस टू HCO3 माइनस, है ना, ये ध्यान रखिएगा, इसको हैमबर्गर शिफ्ट भी कहते हैं हम लोग, इसको हैमबर्गर
शिफ्ट भी कहते हैं। ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक इसमें नहीं है। किससे होता है? आरबीसी से होता है। आरबीसी में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है जिसके कारण ये चीज़ आता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जिसमें CO2 H2 मिलकर के H2CO3 बनाता है, फिर H प्लस और HCO3 माइनस होता है, H प्लस जाके HB से मिल जुड़ता है, HB CO2 को छोड़ देता है टिश्यू के पास, और HB जो है H प्लस से मिल करके H प्लस HB बनाता है, और CO2 का जो H2O से बनकर H2CO3 बना था, उसमें जो HCO3 माइनस जो बन चुका है वो सेल के बाहर जाता है और क्लोराइड आयन प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आता है। इतना कुछ होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का हम लोग और इस टेस्ट का। एंटीवायरल, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 79 हो गया हमारा स्कोर, 79 हो गया हमारा स्कोर। 11 क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी से बाहर दिखे अभी तक। एन एंटीवायरल केमिकल प्रोड्यूस बाय द एनिमल सेल इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ये आपको दिख जाएगा, इम्यून सिस्टम जो आप पढ़िएगा, इम्यून सिस्टम जो आप पढ़िएगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा। इम्यून सिस्टम में आप लोग को बैरियर्स जो है ना लिखे हुए बैरियर्स, उसमें साइटोकाइन बैरियर के रूप में इसको यूज करते हैं हम लोग। साइटोकाइन बैरियर के रूप में इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो बहुत लोग बोलेंगे कि सर हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ये तो इधर से हमारा टेस्ट वन खत्म होता है, अभी थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो जा सकते हैं एनालिसिस करने वाले अभी हम लोग, ठीक है, इसका एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा अभी। देखो 79 क्वेश्चन मेरे हिसाब से एनसीईआरटी से था, हालांकि मैं तो इसको 80 करने वाला हूँ, लेकिन अभी देखो एक क्वेश्चन जो यहाँ पे हमारे पास था, इस क्वेश्चन को मैंने कहा कि आप लोग नहीं मानिएगा कि ये एनसीईआरटी से है, तो मैंने इसे अपना एनसीईआरटी से हटा दिया है ना, इसको मैंने 76 ही माना, लेकिन ये बिल्कुल एनसीईआरटी से था। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमारा 79 क्वेश्चन एनसीईआरटी से था मेरे हिसाब से। अभी और आपके हिसाब पे आते हैं हम लोग। 79 क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी से है तो 87%, 87.7%, सोचो 88% के आसपास पेपर जो है वो एनसीईआरटी से है, ठीक है ना। अगर 87%, अब देखो आप लोग बोलिएगा सर नहीं, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना और एनसीईआरटी से नहीं है, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं दिख रहा। आपने बहुत सारे क्वेश्चन को बोल दिया एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट बेस पे है, लेकिन वो लाइन नहीं था एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ नहीं है। चलो ठीक है, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, आप ही सही, जाओ आप ही सही, ठीक है। मैं मानता हूँ कि 76 क्वेश्चन माइनस करना है ना, मैं 7 क्वेश्चन माइनस करूंगा। कितना? 7 क्वेश्चन मैंने माइनस कर दिया। 72 क्वेश्चन डिवाइडेड बाय 90 क्वेश्चन, तो कितना हो गया? ये लगभग हो गया 80%, 80% आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। चलो देखते हैं एक चीज और, ठीक है ना। 80 है ना, मल्टीप्लाई करते हैं 7.2 से, इसको 3.6 से ना मल्टीप्लाई होगा यार, ये 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 80% हम लोग निकालें, 80%, ठीक है ना, 80% अगर हम लोग निकालते हैं, एक बार और मैं देख लेता हूँ, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.360 करूंगा इसको, तो 288। तो अगर आपको 288 मार्क्स आ रहा है, आपके इतना कहने के बावजूद कि सर 6 क्वेश्चन और नहीं है, 7 क्वेश्चन और नहीं है, अगर आपको फिर भी 288 मार्क्स आया है, आपका 72 क्वेश्चन सही हुआ है, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर नहीं हुआ है तो सोचने वाली बात है, सोचना पड़ जाएगा आप लोग को। मेरे हिसाब से 79 है, तो चलो देखते हैं कि 79 पे आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए था, कितना मार्क्स होना चाहिए था, है ना, कितना मार्क्स होना चाहिए था। तो कितना हो जाएगा? 7.9। देखते हैं यार, तो पता है कितना होना चाहिए था? 313 मार्क आना चाहिए था आपका, अगर 79 क्वेश्चन 87% है तो 313। अभी भी 11 क्वेश्चन छोड़ने के बावजूद 313 आना चाहिए था आपको। इसका मतलब आपका स्कोर 290 से लेकर के 310 के बीच में अगर आपका नहीं आ रहा है इस फर्स्ट टेस्ट के अंदर, आपने अगर सही नहीं किया है अभी तक, तो यार प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन पता है क्या है? आपको हर टेस्ट का सॉल्यूशन मेरा देखना पड़ेगा, आपको अपने और टीचर्स के क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको बनाना पड़ेगा, मैं जो 14,000 बता रहा हूँ उसको करना पड़ेगा, तब आप लोग 310 या 330 के ऊपर पहुंच जाइएगा। आई बेट यू, आप 330 के ऊपर पहुंच जाइएगा, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो 50 मिनट इसमें भी हो गया हम लोग का, 5 बजे से मैं लाइव आने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये वीडियो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, आज ही शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और बता दूँ आप लोग को, और ये तुरंत ही चला जाएगा, आप लोग को मिल जाएगा, ये 3 बजे के साथ आपको मिल जाना चाहिए वीडियो। और बस यही है कि मेहनत करना पड़ेगा भाई, और लाइव सेशन में जुड़ो मेरे साथ। और अगर लाइव सेशन को नहीं जुड़ पाते हो तो उस क्वेश्चन जो आपको पूछना है ना, उस क्वेश्चन के बारे में आप मुझे कमेंट कर दो, मैसेंजर पे कर दो, फेसबुक पेज पे कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो, अनअकैडमी पे कर दो। मैं हर जगह मौजूद हूँ आपके हेल्प के लिए, हमेशा इसी ऑनेस्टी साथ में हमेशा काम करता रहूँगा। और बस आपको अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को बताओ,
ठीक है, बिल्कुल बताओ यार, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे इतने सारे बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं, वरना यार अभी तक तो खाली मैं दूसरों के चैनल देखता हूँ कि हाँ हाँ बातें हो रही हैं, मेरे से भी थोड़ी सी होनी चाहिए, है कि नहीं? इसके लिए मैं इस बारे में लालची हूँ भाई। जितना लोग आप लोग मुझे जुड़ेगा, मैं इस बारे में लालची हूँ। मैं चाहता हूँ जितने सारे बच्चे मुझसे जुड़ सकें उतना ज़्यादा अच्छा। मुझे लालच बस इसी चीज़ का है, और किसी चीज़ का लालच नहीं है। तो बस इसी तरह ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट वर्क हार्ड एंड 14,000 क्वेश्चन चल रहा है, चलता रहेगा, अभी तो कुछ दिन तक चलता ही रहेगा, है ना? तब तक के लिए उसको देखो। टिल देन टेक केयर, स्टडी स्मार्ट वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।